हेलो स्टूडेंट्स, सीडीपी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने अभिप्रेरणा और अवधान यानी कि ध्यान के बारे में पढ़ा था। आई होप आपने उसका रिवीजन किया होगा अच्छे से। और आज हम अभिरुचि के बारे में पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। अभिरुचि का अर्थ एवं परिभाषाएं। अभिरुचि यानी कि इंटरेस्ट, ठीक है। अभिप्रेरणा में भी हमने देखा था अभि प्लस प्रेरणा, यानी कि हमारे अंदर से जो चीज़, जिस चीज़ के लिए हम मूव कर रहे हो, मोटिव कर रहे हो, अपने अंदर से जिस चीज़ के लिए हम जानने की ओर कोशिश कर रहे हो, वो अभिप्रेरणा है। सेम इसी तरह से अभिरुचि है, यानी कि हमारे अंदर से जिस चीज़ के प्रति रुचि उत्पन्न हो रही हो, वही अभिरुचि है। अभिरुचि का अर्थ और परिभाषा देख लेते हैं। तो इसमें से क्रो एवं क्रो का कथन इम्पॉर्टेंट है। रुचि वो प्रेरणा शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया करने की ओर ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है, ठीक है। ड्रेवर के अनुसार अभिरुचि अपने क्रियात्मक रूप में एक मानसिक संस्कार है। मैकडूगल के अनुसार अभिरुचि एक छिपा हुआ अवधान यानी कि ध्यान है, और अवधान अभिरुचि का क्रियात्मक रूप है। यानी कि हम जब किसी चीज़ पे ध्यान देते हैं तो ही हम उस काम को कर पाते हैं, और हमें ध्यान किसी चीज़ की ओर तभी हम लगा पाते हैं जब हमारी उसके प्रति अभिरुचि होती है। यानी कि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। भाटिया के अनुसार रुचि का अर्थ है अंतर करना। हमें वस्तु में रुचि इसीलिए होती है क्योंकि हमारे लिए उनमें और दूसरी वस्तु में कुछ अंतर होता है, क्योंकि उनका हमसे संबंध होता है। ये जो कथन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभिरुचि की विशेषताएं क्या हैं? तो ये परिवर्तनशील हैं। अभिरुचि मनुष्य का मानसिक संरचना है। परिवर्तनशील मतलब बदलता रहता है। आज जिन चीज़ों में आपको इंटरेस्ट है, कल उनमें नहीं हो सकता है। जैसे एक बच्चा जब छोटा होता है तो उसको खिलौने में इंटरेस्ट है, लेकिन वो बच्चा जब वयस्क बन जाता है तो फिर उसे उन खिलौनों में या कार्टून्स में फिर कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाता है। अभिरुचि व्यक्तित्व का एक अंग है। अभिरुचियाँ व्यक्ति और उसके पर्यावरण की अंतर्क्रिया के फलस्वरूप विकसित होती हैं। अभिरुचियाँ वंशानुक्रम और वातावरण से प्रभावित होती हैं। यानी कि सारी चीज़ें जो आपने विकास के बारे में पढ़ी, अभिप्रेरणा के बारे में पढ़ी है, ध्यान, वो सारी चीज़ें, विशेषताएं लगभग सेम ही हैं, ठीक है। इनका शैक्षिक महत्व, ये चीज़ें लगभग सेम ही होती हैं। अभिरुचि मनुष्य को वस्तु, क्रिया या विचार की ओर आकर्षित करता है। अभिरुचियाँ सामाजिक स्थिति या आर्थिक स्तर से प्रभावित करती हैं। अभियोग्यता एवं योग्यता से संबंधित हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यानी कि जरूरी नहीं है कि आप जिस चीज़ में दक्ष हो आपका मन उसी में लगे। कई बार कुछ लोगों को कोई चीज़ बिल्कुल नहीं आती, लेकिन हो सकता है उसमें उनका इंटरेस्ट हो। जैसे फॉर एग्जांपल कुकिंग का ही ले लीजिए। तो कुछ लोग क्या है कि कुकिंग में बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, लेकिन उनको पसंद होता है कि वो कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहते हैं। इसके बावजूद कि वो अच्छा ना बना पाए, फिर भी ट्राई करते रहते हैं, ठीक है। तो कई सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी को शायरी करने का शौक़ हो, तो हो सकता है उसकी शायरी में बिल्कुल भी दम ना हो, लेकिन फिर भी उसको इंटरेस्ट होगा। तो कई बार ही ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी योग्यता उस चीज़ से रिलेटेड हो तभी आपको इंटरेस्ट हो। कई बार बिना योग्यता के भी इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। अभिरुचियों का निर्धारण व्यक्तित्व के विकास, मतलब ये वंशानुगत हो सकता है, व्यक्तित्व के विकास से होता है। आयु बढ़ने के साथ साथ अभिरुचियों की विभिन्नता भी समाप्त हो जाती है। यानी बचपन में हमें कई सारी चीज़ों में इंटरेस्ट होता है, और जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, आप जिम्मेदारियों का कह सकते हो बोझ, या फिर मैच्योरिटी, फिर धीरे धीरे चीज़ें जो अलग अलग जगह पे इंटरेस्ट होता है वो ख़त्म होने लगता है। जैसे आप छोटे होते हो तो आप क्या सोचते हो कि मैं डॉक्टर को देखा तो डॉक्टर बनूंगा, अब पुलिस वाले को देखा तो अब मुझे पुलिस वाला बनना है, ठीक है। इसी तरह से, और जैसे आप किसी को भी देखते हो, हीरो को देखा तो हीरो बनना है। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते फिर आप क्या सोचते हो? बस किसी तरह से एक नौकरी लग जाए, सरकारी लग जाए तो बहुत अच्छा है। मतलब फिर आपका ये डॉक्टर, इंजीनियर और ये सब ख़त्म, और बस एक फोकस कि आप किसी तरह से नौकरी लग जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो एज के साथ चीज़ें, इंटरेस्ट कम होता जाता है। अभिरुचि के प्रकार क्या होते हैं? तो अभिरुचि, व्यक्ति जिन अभिरुचियों को अपने व्यवहार में व्यक्त करता है उसको व्यक्त अभिरुचि कहते हैं, ठीक है। यानी कि जिस चीज़ के प्रति आप झुकाव महसूस करते हो वो व्यक्ति, यानी आपकी पर्सनैलिटी में वो चीज़ें दिख जाती हैं। फॉर एग्जांपल किसी को सजने संवरने का शौक़ हो तो उसके पहनावे, रहन सहन से आप जान जाओगे कि हाँ, इसको इस चीज़ में इंटरेस्ट है। दूसरा है अभिव्यक्तात्मक अभिरुचि यानी एक्सप्रेसिव इंटरेस्ट। इन अभिरुचियों का प्रायः व्यक्ति विशेष के द्वारा व्यक्त किया जाता है, यानी कि पूछने पर ये चीज़ें आपको बताई जाती हैं।
आपने इंटरव्यू लिया, सामने वाले से पूछा, तब वो आपको बताएगा कि हाँ मुझे इन चीज़ों में इंटरेस्ट है। नेक्स्ट है परीक्षित अभिरुचि, यानी कि वो ऐसे ना ही कोई बताने वाला है सामने वाला, ना उसकी पर्सनालिटी में दिख रहा है, लेकिन समय के साथ आप उन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो, यानी कि परीक्षण के परिणाम स्वरूप वो चीज़ें आपको दिख जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को पढ़ाई का शौक़ हो, तो हो सकता है वो आपके सामने ना पढ़ाई करता हो, आपको कैसे पता कि सामने वाले को इंटरेस्ट है कि नहीं, लेकिन उसका कोई ऐसी बड़ी परीक्षा निकल गई या कुछ ऐसा आपको उसका रिजल्ट देखने को मिला, तो जिससे आप जान जाओगे कि हाँ सामने वाले का क्या था, पढ़ाई में इंटरेस्ट था। नेक्स्ट है अभिरुचि के स्रोत। तो डेफिनेटली जैसा कि हमने अभी प्रेरणा में देखा, अवधान में देखा, सेम इसमें भी वही है, प्राकृतिक है और अर्जित है। यानी कि पहला है नेचुरल सोर्स, दूसरा एक्वायर्ड सोर्स। प्राकृतिक में रुचि के प्राकृतिक स्रोत होते हैं, यानी कि जन्मजात किन्हीं चीज़ों में हमारा इंटरेस्ट होता है। दूसरा हमारी जो आदतें होती हैं, हम कैसे लोगों के बीच में उठ बैठ रहे हैं, उन सब के द्वारा हम कुछ जो रुचियां होती हैं उनको अर्जित कर लेते हैं। बच्चों की अभिरुचि का परीक्षण, अभिरुचि सूचियों के माध्यम से, अभिरुचि परीक्षण की आकलन प्रक्रिया और अभिरुचि परीक्षण की उपयोगिता, ये 3 चीज़ें पढ़ेंगे। तो अभिरुचि सूचियाँ क्या होती हैं? निरपेक्ष पसंद नापसंद, यानी एब्सोल्यूट लाइकिंग डिसलाइकिंग। इसमें हम व्यक्ति, वस्तु, क्रिया या व्यवसाय से संबंधित वर्णनात्मक प्रश्न करते हैं, यानी कि बच्चों से हम इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं कि उन्हें किन किन चीज़ों में इंटरेस्ट है, क्या क्या चीज़ें। जैसा कि आप उनकी ईवीएस की बुक उठा करके देखोगे तो इस तरह का उनसे टेबल फिल करने के लिए भी बोला जाता है। ठीक है, इस तरह से कि एक और आप लिखो कि आप किन किन चीज़ों में आपको इंटरेस्ट है, क्या क्या अच्छा लगता है, इधर लिखो क्या क्या नहीं अच्छा लगता है, जिससे कि बच्चा इन चीज़ों में अंतर करना जान पाए और उसकी पर्सनैलिटी भी इससे पता चल जाती है। जैसे किसी बच्चे ने लिखा कि उसे झूठ बोलना पसंद नहीं है, ठीक है, या दूसरे बच्चे ने लिखा कि उसे पढ़ाई करना पसंद है, या तीसरे ने लिखा कि उसे खेलना पसंद है, तो कहीं ना कहीं आप उसकी पर्सनालिटी थोड़ा सा गेस कर पाओगे इन चीज़ों से। नेक्स्ट है तुलनात्मक पसंद नापसंद। इस सूची में वस्तु, व्यक्ति, अध्ययन, विषय, क्रिया आदि को प्रायः 5 बिंदु पैमाने के रूप में दर्शाया जाता है। ये टर्म, ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे कि तुलनात्मक पसंद नापसंद जो रुचि का सिद्धांत है, इसमें हम कितने पैमाने पर देखते हैं, तो 5 पैमाने पर देखते हैं। इस प्रकार के पद क्रमशः क्या हैं, कौन से 5 पैमाने हैं, तो कौन से 5 पैमाने हैं, यानी कि कौन सी चीज़ें आपको अधिक पसंद हैं, कौन सी चीज़ें उदासीन हैं, नापसंद है, अधिक नापसंद है, या फिर न्यूट्रल। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। अभिरुचि परीक्षण की आकलन प्रक्रिया में क्या होता है, इसमें 2 तत्व होते हैं, प्रशासन और फलांकन। इसको ध्यान से समझेंगे। रुचि परीक्षण का प्रशासन तो समान रूप से किया जाता है, लेकिन उसका फलांकन उनकी निर्देशिकाओं यानी मैनुअल्स के अनुसार किया जाता है। जैसे उदाहरण देख लीजिए, तो इसमें पहले तो हम देखेंगे परीक्षण का नाम क्या है, दुबे मैथमेटिकल इंटरेस्ट इन्वेंटरी नाम है इसका। परीक्षण निर्माता कौन थे, LN दुबे, उन्हीं के नाम पे पढ़ा है। इसमें हम क्या नापते हैं, गणित में रुचि का मापन है। उपयोगिता क्या है, गणित विषय में चयन में सहायक है कि कौन सा बच्चा किसको मैथ्स में इंटरेस्ट है, तो उससे रिलेटेड हम आगे उसको उस चीज़ में आगे बढ़ा पाएंगे। नेक्स्ट है पद, इसमें कुल 40 पद होते हैं। 20 पद ऐसे जो गणित के प्रति पसंद और 20 ऐसे जो गणित के प्रति नापसंद को व्यक्त करते हैं। इसमें परीक्षण का प्रशासन कैसे होता है, सर्वप्रथम प्रयोज के बैठने की समुचित व्यवस्था की, यानी कि जिस पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो जिन बच्चों पे, सबसे पहले उनके बैठने की अच्छी व्यवस्था करो। दूसरा है उसके बाद उससे सौहार्द स्थापित करो, यानी उससे प्रेम से बात करो। ऐसा इसलिए करना है ताकि उसका ध्यान पूरी तरह से इस टेस्ट पर जाए। ठीक है, अगर उसको बैठने में तकलीफ है तो उसका पूरा ध्यान उसी पे जाएगा कि उसको बैठने से सही नहीं मिल रहा है। अगर आपने उससे, नेक्स्ट है फिर परीक्षण संबंधी, फिर उसको निर्देश दिए जाएंगे कि क्या क्या उसके साथ किस तरह से उसको टेस्ट देना है। उसके बाद गणित रुचि परीक्षण दिया जाएगा, यानी कि उसको टेस्ट दिया जाएगा, टेक्स्ट बुक जो भी होगी उसको फिर निर्देश पढ़ने के लिए बोलेंगे। फिर उससे बोलेंगे कि हाँ या नहीं पर सही का निशान लगाओ। समय सीमा निश्चित नहीं है, लेकिन उसको जल्द से जल्द पूरा करने के लिए बोला जाएगा। और परीक्षा जब पूरा हो जाएगा तो फिर उससे हम वो जो बुकलेट होगी वो ले लेंगे। अब इसमें हमको करना क्या है, जैसे पसंद पद संख्या और नापसंद पद संख्या, यानी कि हमने कुछ क्वेश्चन उससे पूछे मैथ्स से रिलेटेड, तो अब हमने देखा कि ये क्वेश्चन उसने पसंद किया है और ये नहीं पसंद किया है।
अब इसमें हमने फिर गणना की, तो परीक्षण की गणना हेतु पसंद के लिए हाँ पर, नापसंद के लिए नहीं पर ये निशान लगाना था सही का। नापसंद के लिए हाँ उत्तर पर 0 और नहीं उत्तर पर 1 नंबर उसको दिया जाना था। इस तरह से हमने उस पर टेस्ट लिया और फिर हमने, जैसा आपने इस तरह के IQ टेस्ट भी देखे होंगे यूट्यूब वगैरह पर, तो हमने देखा कि उसको कितने मार्क्स मिले, उस हिसाब से हमने देखा कि उसकी रुचि का स्तर क्या है मैथ्स में। अगर 33 या उसके ऊपर है तो उच्च रुचि है, 27 से 32 मतलब औसत से अधिक, 21 से 26 मतलब औसत, 15 से 20 यानी औसत से कम, और 14 और उसके नीचे यानी कि कम रुचि है। तो ये 5 पद होते हैं, 5 टर्म होते हैं रुचि को जानने के लिए, यानी कि रुचि से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं या रुचि से रिलेटेड टेस्ट करने के लिए। अब इसकी उपयोगिता क्या है, यही सेम चीज़ें होंगी कि छात्रों की रुचि का पता लगेगा, उनके बीच हम वर्गीकरण कर पाएंगे कि किस बच्चे को कितना किस चीज़ में इंटरेस्ट है, उसकी व्यक्तित्व भिन्नता का पता लग जाएगा, शैक्षिक निर्देशन में हेल्पफुल होगा और इन फ्यूचर उसके व्यावसायिक निर्देशन के लिए भी हेल्पफुल होगा। अब बच्चे में अभिरुचि उत्पन्न कैसे करें, तो हम निरंतर मौखिक शिक्षण और अत्यधिक पुनरावृत्ति, यानी कि हमने देखा था कि एक चीज़ जब हमारे साथ बार बार होती है तो हमारा ऑलरेडी उस पर फोकस हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो हम क्या करेंगे कि बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि 2-4 बार चीज़ें आती हैं सामने में तो हम उस पर फोकस करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर एक ही चीज़ रिपीट होने लगे तो हम क्या करते हैं, उससे ऊब जाते हैं, यानी नीरस हो जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें नहीं करनी कि बच्चे की रुचि कम हो जाए। एक उपयुक्त शिक्षण विधि का उपयोग करना है जिससे कि बच्चे में इंटरेस्ट डेवलप हो, उसके उसी विषय में रुचि होती है बालक को जिसका उसको पहले से कुछ ज्ञान हो, यानी जिस विषय में वो अच्छा होता है और फिर उसको तारीफ़ें मिलती हैं तो उसी सब्जेक्ट में उसकी रुचि उत्पन्न हो जाती है। आयु के अनुसार बालक की रुचि में भी परिवर्तन होता है, तो बच्चे की आयु का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि अभी एग्जांपल दिया कि बच्चा ज़्यादा छोटा है तो आप इस तरह के कार्टून्स वगैरह बना करके उसको इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हो। बालक को उसकी मूल प्रवृत्ति, अभिवृत्ति, इन सबसे जो संबंधित वस्तुएं हैं उसमें रुचि होती है। जैसा कि अभी मैंने एग्जांपल दिया कि किसी बच्चे को खाने पीने का शौक़ हो तो आप उसको समोसे का एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है। बालक की रुचि का मुख्य आधार उसकी जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, तो इस बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए। निरंतर एक ही विषय को पढ़ने से बालक थकान का अनुभव करता है, इसीलिए विषय बदल बदल कर, इसीलिए स्कूल में क्या होते हैं वो टाइम टेबल बनाया जाता है कि एक सब्जेक्ट ही नहीं, कि आप ऐसा भी तो हो सकता था ना कि चलो मंडे को इंग्लिश ही पढ़ लेते हैं, फिर ट्यूसडे को केवल हिंदी पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वरना फिर बच्चे क्या हो जाएंगे, ऊब जाएंगे। विभिन्नता रोचकता को सुरक्षा प्रदान करती है, इसीलिए शिक्षण के समय शिक्षक को निरंतर पाठ्य विषय की बातों को ही ना बताकर बल्कि उससे कुछ रिलेटेड और उससे कुछ अलग चीज़ों को भी बताते रहना चाहिए, बीच बीच में एग्जाम्पल्स के माध्यम से। बालक को जो भी पढ़ाया जाता है उसमें वो रुचि तभी लेता है जब उसको उद्देश्य और उपयोगिता की जानकारी हो, यानी कि उसको लगे कि जो वो पढ़ रहा है वो उसके काम का है। शिक्षण के समय बालकों में विभिन्न वस्तुओं, पशुओं, पक्षी, मशीन आदि में रुचि उत्पन्न हो जाती है, तो शिक्षक को उन्हें भ्रमण के लिए ले जा करके, यानी कि बच्चों को पिकनिक वगैरह पर, टूर पर ले जा करके भी आप चीज़ों को अच्छे से सिखा सकते हो। नेक्स्ट है, अब इनका महत्व क्या है, हम फिर से वही चीज़ नहीं पढ़ेंगे, बार बार सेम चीज़ें रिपीटेड हैं, ठीक है। शिक्षण में क्या उपयोग होगा, सेम ही है, जो ध्यान का होगा, जो अभी रुचि का होगा, जो अभी प्रेरणा का होगा, तीनों ही चीज़ें सेम हैं। अब इसमें संबंध क्या है ध्यान और अभिरुचि का, तो बिल्कुल ऐसा ही संबंध है कि जिन चीज़ों पर हम ध्यान देते हैं उसमें हमारी रुचि उत्पन्न हो जाती है और हम ध्यान ही उन चीज़ों पर देते हैं जिनमें हमारी रुचि होती है, यानी दोनों एक दूसरे से काफ़ी रिलेटेड हैं। अब स्मृति के बारे में देख लेते हैं, तो ये कुछ कथन हैं। जैसे वुडवर्थ के अनुसार स्मृति सीखी हुई वस्तुओं का सीधा उपयोग है। इसी प्रकार रायबन के अनुसार अपने अनुभवों को संचित रखने और उनको प्राप्त करने के लिए कुछ समय पश्चात चेतना के क्षेत्र में लाने की जो शक्ति है वही स्मृति, यानी कि हमने जो चीज़ें सीखी हैं उसको कुछ समय के बाद अगर हम वापस से अपने माइंड में ला पा रहे हैं, हमें चीज़ें याद हैं, यानी कि हम उन चीज़ों को वापस से अपने माइंड में देख पा रहे हैं, तो वही हमारी स्मृति है। अब इसकी विशेषता क्या है, शीघ्र स्मरण क्षमता, शीघ्र अधिगम, अच्छा प्रतिधारण, व्यर्थ की बातें बोलना, त्वरित और सटीक पहचान, यानी कि जल्दी से चीज़ों को याद, मतलब शीघ्र स्मरण आ जाना, जो चीज़ें हमने सीखी हैं समय पर उनका याद आ जाना। शीघ्र अधिगम यानी चीज़ों को जल्दी याद कर लेना। नेक्स्ट है अच्छा प्रतिधारण, यानी कि समय आने पर उन चीज़ों को फिर से, यानी कि पहला क्या है कि आप चीज़ों को जल्दी याद कर लेते हो, दूसरा है चीज़ों को जल्दी सीख लेते हो, तीसरा है समय आने पर वो चीज़ें आपको फिर से जल्दी से रिकॉल हो जाती हैं,
चौथा है भूलना। भूलना भी बहुत आवश्यक है। अगर आप चीज़ों को भूलोगे नहीं तो आपकी मेमोरी ख़राब होगी। हाँ, सुनने में थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई कंटेनर है, अब इसमें अगर पहले से चीज़ें भरी हुई हैं तो आप नई चीज़ें कैसे भर पाओगे? नई चीज़ें भरने के लिए फालतू की चीज़ें क्या करनी होती हैं? हटानी होती हैं। तो हमारा माइंड या मेमोरी भी ऐसा है कि हमें नई चीज़ें, यानी मेमोरी उन्हीं की अच्छी होगी, चीज़ों को जल्दी याद रखना या याददाश्त उन्हीं की अच्छी होती है जो पुरानी और बेकार बातों को जल्दी भूल जाते हों। त्वरित और सटीक पहचान, और जो जिन चीज़ों से आप गुजर चुके हो, जिन लोगों को आप देखे हो, तो देख करके ये ना लगे कि कहीं देखा है कहीं देखा है, एग्जैक्ट याद आ जाए, तो यही इसको आप अच्छी मेमोरी मानोगे। अब ये भी कितने प्रकार के हो, कई प्रकार के हैं। पहला तो है तत्कालिक स्मृति, दूसरा है स्थायी स्मृति, व्यक्तिगत स्मृति, अभिव्यक्ति और तार्किक। तत्कालिक का मतलब कुछ चीज़ें जो आप तुरंत में देख रहे होते हो, सुन रहे होते हो, उसके बारे में आप क्या है कुछ समय बाद भूल जाते हो, क्योंकि वो टेम्परेरी मेमोरी होती है। दूसरा है स्थायी, यानी कि चीज़ें जो आपको आपके माइंड में फिक्स हो जाती हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ABCD आपको अभी भी परमानेंटली याद होगी। बाकी डेली आप कई चीज़ें बातें करते होगे, लोगों से मिलते होगे, या आप जैसे भीड़ में जाते हो, आप रोड पे जाते हो, जाने कितने लोगों को आप देखते हो, तो क्या आप उन सब के चेहरे याद रख पाते हो? नहीं ना, क्योंकि वो तत्कालिक स्मृति में, इमीडिएट मेमोरी में होती है, जबकि जो चीज़ें आपने सीखी हैं वो आपकी परमानेंट मेमोरी में है। व्यक्तिगत स्मृति यानी कि आपकी लाइफ में जो चीज़ें होती हैं, जिनको आपने अनुभव किया है, वो आपकी कुछ व्यक्तिगत यादें भी होती हैं। अव्यक्तिगत यादें, जैसे बिना व्यक्तिगत अनुभव की भी बहुत सारी चीज़ें याद रखते हो, जैसे कि आपने जो पढ़ाई लिखाई रट्टा मार मार के की होती है। और तार्किक यानी कि कुछ तर्क के साथ जो चीज़ें आप याद रखते हो। सक्रिय स्मृति यानी कि एक्टिव मेमोरी, और यांत्रिक स्मृति यानी कि मैकेनिकल मेमोरी। तो इस सक्रिय स्मृति का मतलब कि आप जो चीज़ें इंटेंशनली पढ़ते हो, जैसे निबंध वाले प्रश्न, ठीक है, तो ये सक्रिय स्मृति है कि कई चीज़ें आप बैक टू बैक लगातार कुछ चीज़ों को, जैसे आपको निबंध लिखने के लिए बोल दिया जाए तो आप कई सारे वर्ड्स अपने आप लिखते लिखते आपके माइंड में आते जाते यानी कि आपका माइंड कैसा है? सक्रिय है, एक्टिव मोड में है। दूसरा है यांत्रिक। तो इस स्मृति में क्या होता है कि आप बार बार चीज़ों को अभ्यास करते हो, यानी कि मैथ्स में जो चीज़ें आप सीखते हो वो यांत्रिक स्मृति होती है। अब स्मृति के घटक कितने होते हैं? अधिगम, अवधारणा, प्रत्यास्मरण और अभिज्ञान। यानी पहले आप चीज़ों को सीखते हो, फिर उनको याद करते हो, और उसके बाद फिर समय आने पर पुनः याद करते हो, प्रत्यास्मरण यानी कि रिकॉल करते हो, और लास्ट में क्या है कि आप उन चीज़ों को पहचानने लगते हो। नेक्स्ट है, अब इसके जो धारण क्षमता है, यानी कि मेमोरी है, याददाश्त है, उसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, इनको ध्यान में रखेंगे। पहला तो उत्तम स्वास्थ्य। अगर व्यक्ति की सेहत अच्छी नहीं है तो उसका दिमाग अच्छा काम नहीं करेगा और उसकी मेमोरी भी अच्छी नहीं होगी। नेक्स्ट है अभ्यास। तो अभ्यास यानी जिन चीज़ों का आपने जितना ज़्यादा अभ्यास किया है वो आपकी परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा, तो वो आपकी जो है वो एक अच्छी याददाश्त होगी। नेक्स्ट है रुचि। जिन चीज़ों में हमारा इंटरेस्ट होता है, जैसे आपको दो कहानियाँ सुनाई जाए, एक कहानी आपने बड़े मन से सुनी, दूसरी बिना मन से सुनी, तो आपको वो चीज़ें जो मन से सुनी होंगी वो याद होगा। या फिर दूसरा आप एग्जांपल ले लो, आप मूवीज़ वगैरह देखते हो तो बड़े मन से देखते हो, तो वो आपको एक एक स्टोरी, एक एक इंसिडेंट याद होता है, लेकिन इतने मन से आपको, आपने आधे घंटे की क्लास की तो इस आधे घंटे की क्लास में कई चीज़ें आप भूल गए होंगे, लेकिन आप 2 घंटे 3 घंटे मूवी देखते हो, आपको हर एक सीन याद रहता है, जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट या रुचि। नेक्स्ट है विधि। किस माध्यम से चीज़ें याद कराई गई? जैसा कि केवल पढ़ के आप चीज़ों को उतना, यानी कि हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं ना, तो जितना ज़्यादा हमारे सेंसरी ऑर्गन्स का यूज़ किया जाता है, हमारी चीज़ें हमारी मेमोरी में उतनी अच्छी होती हैं। जैसे मूवी का जो एक एग्जांपल है, उसका ये भी कारण है कि मूवी को आप देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो, ठीक है, आपके ज़्यादा सेंसरी ऑर्गन्स का यूज़ हो रहा है, तो यानी कि विजुअली आप चीज़ों को देख पा रहे हो, फील कर पा रहे हो। और वही उसी कहानी को आप पढ़ते हो तो आपको इमेजिन करना पड़ता, आप उन चीज़ों को देख नहीं पा रहे हो, ठीक है, उन घटनाओं को देख नहीं पा रहे हो, जबकि आपको केवल उनको इमेजिन करना है, तो ये भी एक कारण होता है। नेक्स्ट है, अब स्मृति को प्रभावित करने वाले कारक ये सेम ही चीज़ें हैं, यानी कि आपकी रुचि, शारीरिक स्वास्थ्य कैसा है, अभ्यास कितना कर रहे हो, मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, स्मरण की क्या विधि अपनाई गई थी, और आपकी इच्छा शक्ति खुद की। नेक्स्ट, अब इसी का जस्ट अपोजिट है विस्मृति, यानी कि
भूलना, तो मन के अनुसार सीखे हुए तथ्यों को याद रखने या पुनः याद रखने की असफलता को, यानी जो चीज़ें आपने सीखी हैं आप उनको याद नहीं रख पा रहे हो, तो यही भूलना है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है, याद में रखिएगा। नेक्स्ट है, फ्राइड के अनुसार विस्मृति वो प्रवृत्ति है जिसके माध्यम से हम अप्रिय अनुभवों को स्मृति से अलग कर देते हैं। अब इसके भी सेम दो ही प्रकार हैं, सक्रिय और निष्क्रिय, और इसका भी सेम वही कारण होगा जो स्मृति का होगा। ठीक है, तो इसको हम दोबारा से पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जस्ट बिल्कुल सेम चीज़ें हैं। नेक्स्ट है, अब विस्मृति निवारण के उपाय, यानी कि कोई अगर चीज़ों को बार बार भूल रहा है तो उससे हम बचने का क्या तरीका है, ये ध्यान में रखेंगे। तो पाठ की विषय वस्तु, यानी कि जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वो किस तरह की हैं, इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, बार बार हमको रिवीजन करना होगा ताकि हम ना भूलें, यानी कि अभ्यास का सिद्धांत इसमें फॉलो होगा। पूरे पाठ का स्मरण, यानी कि हर एक पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। स्मरण के नियमों का प्रयोग करेंगे, यानी कि ऐसा नहीं कि आप पूरा, जैसे आपको एक पेज याद रखना है तो आप पूरा पेज एक साथ याद करने की कोशिश करोगे तो नहीं याद होगा। आपको वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन इस तरह से याद करें, यानी पहले आप 2-2 लाइन याद करो, जब 2 लाइन पक्की याद हो जाए फिर 2 लाइन याद करो, फिर उन 4 लाइन को फिर से रिविज़न करके वो 4 लाइन पक्की करो, फिर आगे बढ़ो। इस तरह से अगर आप करते हो तो यानी कि आप स्मरण के नियमों का प्रयोग करते हो, तो फिर आप चीज़ों को सीख पाओगे। वुडवर्थ के अनुसार स्मरण के लिए मितव्यता के नियम धारण शक्ति के लिए भी लगे, यानी कि थोड़ा थोड़ा करके चीज़ों को याद करना होता है। सात स्वर वाचन, यानी कि बोल बोल के याद करने से भी चीज़ें जल्दी याद होती हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हम जितने ज़्यादा ऑर्गन्स का यूज़ करते हैं उतना ही अच्छा अधिगम होता है। विचार सहचर के नियम का पालन, यानी जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं उसको इमेजिन भी करते चलें। स्मरण के बाद विश्राम, लगातार ही नहीं कि रट रट के दिमाग थका दिया, थोड़ा रेस्ट भी देना होता है। स्मरण करने में ध्यान, ठीक है, और ध्यान लगा के चीज़ों को पढ़ना होता है। अब शिक्षा में महत्व हम फिर से वही सेम चीज़ें नहीं देखेंगे। तो चैप्टर फिनिश हो गया है, चलिए जल्दी से एमसीक्यूज लगा लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिया को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियंत्रित करने की प्रक्रिया क्या है, तो अभिप्रेरणा है। नेक्स्ट है, विचार की गई किसी वस्तु को मस्तिष्क के सामने स्पष्ट रूप से उपस्थित करने की प्रक्रिया क्या है, ध्यान है। ध्यान के निर्धारकों को डैश भागों में बांटा गया है। तो ध्यान को कितने भागों में, तो जितने भी पढ़े हमने लगभग 2 ही भाग में थे। अभिरुचि अपने क्रियात्मक रूप में एक मानसिक संस्कार है। ये कथन किसका है, मैंने आपको बताया था, तो ये ड्रेवर का है। नेक्स्ट, अभिरुचि के स्रोत हैं, तो अभिरुचि के कौन से 2 ही स्रोत आपको बताए थे, यानी कि प्राकृतिक और अजीब, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अपने अनुभवों को संचित रखने, उनको प्राप्त करने के कुछ समय पश्चात चेतना के क्षेत्र में लाने की जो शक्ति है वो क्या कहलाती है, यानी कि वापस से चीज़ों को फिर से ले आना क्या होता है, स्मृति होता है। वुडवर्थ ने स्मृति के कितने घटक बताए थे, तो वुडवर्थ ने 4 घटक बताए थे। नेक्स्ट है, वो प्रवृत्ति जिसके माध्यम से हम अप्रिय घटनाओं को स्मृति से अलग करते हैं वो क्या है, विस्मृति, यानी कि भूलना। प्रेरणा कैसी होती है, 2 प्रकार की, सकारात्मक और नकारात्मक। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। ये कथन किसका है, आपको बताया था, इंपॉर्टेंट कथन है वुडवर्थ का। नेक्स्ट है, वो प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयास से प्राप्त करता है वो क्या होता है, अर्जित प्रेरक होते हैं। अधिगम, धारण, पुनः स्मरण तथा पहचान आदि प्रक्रियाएं स्मृति के अंतर्गत आती हैं। जिन तथ्यों को भूतकाल में सीखा जा चुका है उन्हें स्मरण करना ही स्मृति है। ये कथन किसका है, तो ये कथन भी वुडवर्थ का है। नेक्स्ट है, बालक में अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत क्या है, उद्दीपक, रुचि, आवश्यकता, उपरोक्त सभी। तो मैंने आपको एक बार बताया भी था कि मोस्टली सीडीपी में अगर उपरोक्त सभी दिखे या ऑप्शन ए एंड बी दिखे तो 90% वही आंसर सेम होता है। नेक्स्ट है, स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है। ये कथन किसका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये कथन किसका है, स्काउट का है। सृजनात्मक बालक की विशेषता क्या है, तो सृजनात्मक बालक में जैसा अभी मैंने बताया उपरोक्त सभी देखिएगा तो लगा दीजिएगा। संवेदनशील भी होता है, परिहास प्रिय होता है, यानी हंसी मजाक उसको पसंद होता है, जिज्ञासु होता है। नेक्स्ट है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण, अवधान यानी कि ध्यान है। ये कथन किसका है, तो ये कथन डम्बल का है। तो आप देख सकते हैं कथन किसके हैं वाले प्रश्न कितने ज़्यादा पूछते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा। चैप्टर बहुत इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं थी, इस चैप्टर में कुछ था नहीं, बस आपको कथन वाली
कौन से कथन किसके हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स याद रखने हैं, प्रकार याद रखने हैं, ठीक है। बाकी जो मेन फोकस एक एक लाइन पढ़ने वाला चैप्टर था वो आपका अधिगम था। अगर आपको अधिगम चैप्टर अच्छे से समझ में आया है तो फिर ये चैप्टर आपके लिए कुछ भी नहीं था। तो आज के लिए इतना ही, अब कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक रिवीजन कर लीजिएगा, प्रैक्टिस सेट लगाते रहिएगा।